तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप जो कि पॉलिटिकल थ्योरी बुक से है। सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप का मतलब होता है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। यहाँ पे हम स्टेट यानी नेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे सिटीजनशिप एक मेंबरशिप की तरह है जो हमें ग्रांट हो रही है क्योंकि हम किसी नेशन को बिलोंग करते हैं। तो हमें उस कंट्री की कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, उस देश के होने के नाते हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड होते हैं, हमें कुछ एडवांटेजेस प्रोवाइड होते हैं अपनी कंट्री को लेके जो फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि हमें अपने देश की सिटीजनशिप मिल रखी होती है। तो ये फुल और इक्वल यानी हमारे जैसे जितने भी भारतवासी हैं उनको उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो इसमें स्ट्रगल्स भी जानेंगे कि कैसे अचीव करते हैं और किन किन लोगों को स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, या यूनिवर्सल यानी ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है। सबसे पहली बात है कि सिटीजनशिप का मतलब, डेफिनेशन और राइट्स क्या होता है। सिटीजनशिप इम्प्लाइज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जो स्टेट है उनको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी जाती है कि हाँ आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ये उनकी पहचान है। वेर एवर दे गो, इन विच एवर कंट्री, दे विल बी रिकग्नाइज्ड एज इंडियंस, जो इंडिया के होंगे। एंड सर्टीन राइट्स, और कुछ राइट्स अपने देश के होने के नाते आर प्रोवाइडेड टू देम। नेक्स्ट, अब फुल मेंबरशिप की इम्पोर्टेंस जो है वो रेफ्यूजीज़ और जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप नहीं होती है। क्योंकि रेफ्यूजीज़ यानी जो लोग अपनी देश में कुछ वॉर हुआ है या कुछ भी हुआ है, वो उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया उनकी कंट्री में, सो दे लीव देयर कंट्री एंड कम टू लिव इन अनदर कंट्री। दोज पीपल आर कॉल्ड एज रेफ्यूजीज़। या फिर इलीगल माइग्रेंट्स, मतलब जो चोरी चकारी से आ रहे हैं दूसरी कंट्री में, उन लोगों को उस स्टेट का यानी उस कंट्री का नहीं माना जाता है एंड नो मेंबरशिप इज़ प्रोवाइडेड टू देम। इसीलिए ना उनको इंडियन बोला जाएगा, अगर इंडिया की बात है तो ना इंडियन बोला जाएगा, एंड ना ही दे विल बी प्रोवाइडेड बाय सर्टेन राइट्स, एंड दे विल हैव टू लिव इन प्रिकैरियस कंडीशंस यानी बेकार ख़राब कंडीशंस। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ टुडे राइट्स जो है वो ये, मतलब जो राइट्स ग्रांट करी जाती है सिटीजनशिप मिलने के बाद, आर पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट, कंटेस्ट या अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना, या फिर सिविल राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिलीफ या कुछ भी, जितने भी ये राइट्स हैं। थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स यानी कि राइट टू वर्क, राइट टू मिनिमम वेज या एजुकेशन। दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड टू the specific country people only, the one who have the citizenship. Equality of rights and status are also provided to them. अब rights जो हैं वो जो citizens आज के टाइम पे enjoy कर रहे हैं, that was won after struggle, and the examples include French Revolution 1789 की। तब भी इतने टाइम पहले इतनी बड़ी रेवोल्यूशन में जो है स्ट्रगल किया गया था फ्रीडम, अपनी इक्वालिटी को पाने के लिए, ताकि इंडिपेंडेंस हो सके अफ्रीका, एशिया, इन सब जगहों पर। और जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम जो था ब्लैक्स के अगेंस्ट, उसको भी अबॉलिश किया गया था। इतनी लड़ाइयों के बाद ही, हमें फ्रीडम के बाद ही ये सिटीजनशिप, एक अलग कंट्री फॉर्म हुई, एक यूनिक कंट्री जहाँ पे राइट्स गारंटी की गई। अब टी.एच. मार्शल्स फॉर्मुलेशन यानी 1950 में मार्शल ने सिटीजनशिप को ऐसे बोला कि अ स्टेटस बिस्टोर्ड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, यानी वो आपका हक, वो आपकी पहचान, वो पहचान पत्र बन जाता है सिटीजनशिप। अब नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशंस एंड इंटरनल चैलेंजेस, यानी सिटीजनशिप के को लेके कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे अभी बताया था रेफ्यूजीज़ और इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में। तो सिटीजनशिप में जो सिटीजन मतलब ये क्या होता है, सिटीजनशिप के कारण अब नेशन वाइज लोग बढ़ चुके हैं, तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है। इट हैज़ अ मॉरल
ऑब्लिगेशन टू पार्टिसिपेट इन एंड कंट्रीब्यूट टू शेयर लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, यानी हम अपनी एक साथ पहचान बना पा रहे हैं अपने साथ के लोगों के साथ। अब डिबेट्स आती है जब ये जो इनसाइडर्स यानी जो देश के लोग हैं वो अपना तो हक लेते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं, कोई बाहर का आता है आउटसाइडर, तो उसके लिए लड़ने लग जाते हैं कि दीज थिंग्स, जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो रही है एज बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, ये उस आउटसाइडर को प्रोवाइड नहीं होगी। तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सा बना देते हैं। द इशू ऑफ पुअर माइग्रेंट्स, यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह कंट्री में जाते हैं, उन लोगों को सेम वेज नहीं मिलती, मतलब ये वही फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उनको जीने का अधिकार, उनको लैंड नहीं मिल पाता, इसीलिए वो किसी भी कंट्री में बस नहीं पाते। वो रेफ्यूजीज़ जो किसी अपनी कंट्री को छोड़ के किसी कारण की वजह से दूसरी कंट्री जाते हैं, वो दूसरी कंट्री में हमेशा फेस करते हैं स्ट्रगल्स, क्योंकि ना वो अपनी कंट्री के उन्हें कोई मानता है, ना किसी और कंट्री का मानता है उन्हें कोई, तो वो स्टेटलेस पीपल बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ जो अर्बन पुअर, यानी जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, वो उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती है। वो इक्वली सिटीज़न है हमारी कंट्री के, लेकिन उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हम। द राइट टू लाइवलीहुड ये प्रोटेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में, कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, उसका मतलब है कि चाहे कोई भी हो, उसको चाहे स्लम में रहने वाला सिटीज़न हो इंडिया का, उसको अच्छे से बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। अब नेगोशिएशन और डिस्कशन से ये जो चीज़ें हैं वो डेमोक्रेसी में बैठ सकती है, ठीक हो सकती है, क्योंकि लड़ाई से तो कुछ होता नहीं। सिटीजनशिप इन द नेशन स्टेट कॉन्टेक्स्ट, तो नेशन जो है वो अपनी बाउंड्री बना देते हैं, एक टेरिटरी डिफाइन कर देते हैं उन जिस देश का, फिर वो अलग कल्चर होता है, उनका अलग हिस्ट्री होती है, तो वो एक अपना बाउंड्री सा बना देते हैं कि इस स्टेट में जो भी पैदा होएगा दे विल बी कॉल्ड एज इंडियंस फॉर एग्जांपल। एंड फिर वो अपनी शेयर्ड कैसे बोलते हैं हम लोग आपस में इंडियंस हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, कोई भी हिस्ट्री रही है, वो हमारी सेम रही है, हमारा कल्चर सेम है, हम एक ही टेरिटरी में रहते हैं, तो हम लोग इंडियंस कहलाए जाएंगे। डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को एक नेशनल आइडेंटिटी मिल जाती है उनके पास। कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इज़राइल और जर्मनी है, वो रिलीजन और एथनिक ओरिजिन को ज़्यादा वो प्रेफर कर देते हैं कि लेट से इज़राइल में या लेट से कोई और कंट्री जैसे कि कोई मुस्लिम कंट्री अपनी उनको कि कोई भी मुस्लिम है तो वो हमारे देश के, हम उन्हें सिटीज़नशिप प्रोवाइड कर देंगे, वो ऐसी कोई कंट्री कर रही है, सो फिर वो रिलीजन के बेसिस पे आ जाएगा। इंडिया डिफाइंस इटसेल्फ, इंडिया जो है वो हर इंसान को सिटीज़नशिप प्रोवाइड करती है, सेक्युलर है क्योंकि तो ये प्रोवाइड करती है बाय बर्थ, यानी अगर कोई हमारी कंट्री में पैदा हुआ है सो ही और शी विल बी कॉल्ड एज इंडियन, या फिर उसका डिसेंट, यानी कि अगर मान लो इंडियन पेरेंट्स हैं, वो यूएसए में जाके रहते हैं और उनका कोई बेबी बॉर्न हुआ है, तो वो जो बेबी है उसको भी इंडियन सिटीज़नशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये डिसेंट की वजह से, पेरेंट्स की वजह से। बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि मान लो उसके स्पाउस, यानी कोई किसी फॉरेनर से इंडियन से शादी करी है, तो स्पाउस को भी उसको रजिस्टर करने के बाद सिटीज़नशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट इज़ बाय नेचुरलाइजेशन, यानी अगर कोई फॉरेनर काफ़ी समय से, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उस समय से इंडिया में लेट से रह रहा है, तो उसको और कुछ कंडीशंस होती हैं उनको पूरी कर रहा है, तो उसको जो है सिटीज़नशिप ग्रांट कर दी जाती है। या फिर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर नई कंट्री, हमने थोड़े नई कंट्री नहीं, अगर थोड़ा सा नया हिस्सा ऐड हुआ है इंडिया में, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली इंडियंस बोले जाएंगे। अब नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर इंसान को, नो मैटर वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा लुक है, क्या है, वो हर एक सिटीज़न को सिटीज़नशिप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल और ग्लोबल सिटीज़नशिप। इससे पहले दो चीज़ और बताई गई हैं हमारी बुक में, जुस सॉली और जुस सैंग्विन्स। तो इसका क्या मतलब है? जुस सॉली
जुस सॉली यानी सॉइल से रिलेटेड है ये। तो ये राइट ऑफ सॉइल है। अगर कोई इंसान इंडिया में पैदा हो रहा है तो मान लो जो चाइल्ड है वो मान लो इंडिया में पैदा हो रहा है कहीं का भी, तो उसको ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हमारी सॉइल में पैदा हुआ है, तो उसे हम इंडियन बोल देंगे। अगली बात है जुस सैंग्विन्स यानी राइट ऑफ ब्लड, यानी अगर ये डिसेंट के ऊपर है कि अगर कोई इंडियन पेरेंट्स यूएसए में जाके एक बेबी को बर्थ दे रहे हैं तो वो बेबी ऑटोमेटिकली उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी इंडिया की। तो इट इज़ बाय डिसेंट। तो ये 2 टर्म्स बोली गई है। अब इसके बाद आते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप में, यानी कि इसका मतलब हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की सिटीजनशिप है। ठीक है, स्टेट्स जो है यानी जो कंट्रीज़ हैं वो बढ़ तो चुकी हैं। अब जो स्टेट्स हैं वो टेरिटरी के अकॉर्डिंग बढ़ चुकी है, अपनी अपनी सिटीजनशिप है, लेकिन वो एक एज अ कलेक्टिवली कहाँ की मेंबरशिप है उनकी, उनकी ग्लोबल मेंबरशिप है। अब जैसे स्टेटलेस पीपल है या रेफ्यूजीज़ है, इनकी कौन सी मेंबरशिप है? इनकी तो कोई कंट्री की, कोई किसी स्टेट की मेंबरशिप नहीं है, इसीलिए इनको ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो स्टेटलेस पीपल जो है वो अपने प्रॉपर्टी नहीं मिल, मतलब उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती है एज नॉर्मल पीपल, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप को मोर, क्योंकि वो किसी भी स्टेट के नहीं होते हैं। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो तरह तरह के मीन्स से कनेक्टेड है। कितनी ही नेशनल बाउंड्रीज़ या कुछ भी टेरिटरी बन रखी है, लेकिन हम फ़ोन से, नेटवर्क से या हम लोग मिल के किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके हम लोग इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए सपोर्टर्स जो होते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप के, वो बोलते हैं कि हम प्रॉब्लम को नेशनल बाउंड्री से एक अलग अलग होके क्यों सोचते हैं, हम लोगों को इकट्ठा मिलके सोचना चाहिए, नो मैटर इन विच एवर कंट्री वी लिव, एट द एंड वी आर ग्लोबल सिटीज़न। तो ये ग्लोबल सिटीज़नशिप हमें ये रिमाइंड करता है कि हम दुनिया से इंटरकनेक्टेड हैं और हमें कोऑपरेटिव रहना चाहिए, भले ही कितनी बाउंड्रीज़ या टेरिटरीज़ हो। तो यहाँ पे सिटीजनशिप, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इन सब की डेफिनेशन दी गई है। सो दैट्स इट। बाकी सेग्रीगेशन लॉ वही उसकी बात कर रही है। सेग्रीगेशन यानी सेपरेट है समथिंग यहाँ पे। इसका मतलब है कि वो लॉज हैं ये जो साउथ अफ्रीका में पहले के टाइम पे थे कि मतलब सॉरी यूएसए के टाइम पे थे, यूएसए में थे 1950s तक, कि ब्लैक पीपल को जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उन्हें नहीं दिए गए थे और नहीं दिए जाते थे, और सेपरेट एरियाज़ उनके लिए बना दिए जाते थे।